आज की तारीख में ईरान चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू करे। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध फौरन बंद हो। क्यों? देखिए, इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का। मतलब कुछ भी हो जाए वो लड़ते रहते हैं। इराक बर्बाद हो गया, लड़ते रहेंगे। सीरिया लड़ते रहेंगे। ये अफगानिस्तान लड़ते रहेंगे। भाई साहब, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। धुम धड़म लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। आज आप कल्पना करिए, इराक या सीरिया के बाद एटम बम होता, ISIS के बाद एटम बम होता तो तेल के नहीं जान के लाने पड़े होते। युद्ध की बात कौन कर रहे हैं? जिनका कोई इतिहास ही नहीं आजादी की लड़ाई में लड़ने का। ये यहाँ खड़े होकर शेर की तरीके से बोल रहे हैं। आम शेर की तरीके से वाला बेचने आ गए। आप उसमें खड़े हो जाते हैं। हवा में बात कर रहे हैं। नहीं, एम्पिरिकल ऐसी चीजों में एम्पिरिकल डेटा होता है क्या? इमोशनल हो जाते हैं भाई, कितने इमोशनल 2000 लोग 2000 लोग ईरान में मरे हैं। एक सेकंड, तुम भी लड़ने चले जाओ। चलिए, जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना थी। पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया। लेकिन क्या उसके बदले में आप गजा के 72,246 लोगों का कत्ल करेंगे? मासूम बच्चों का कत्ल करेंगे? महिलाओं का कत्ल करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड करेंगे उसको, निंदा नहीं करेंगे उसको। थोड़ा सा और चिल्लाओ भैया। अरे थोड़ा कांग्रेस को भी लड़ने दीजिए, सारी लड़ाई आप ही कर लीजिएगा। आशुतोष को ज्वाइन कर लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें कालतोष को जमकर कूटा गया है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंजियोलॉग जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। क्या इन दो धुरियों के अकड़ के बीच में पूरी दुनिया को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है, और भारत सरकार कैसे तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय पूरे विश्व के सामने पश्चिमी एशिया का युद्ध एक बड़ा संकट बनकर खड़ा है, और स्थिति निरंतर चिंताजनक होती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर है, और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव है। बात तो सही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में 30 से 50% तक बढ़ी है। अमेरिका में 30% के आसपास, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका में बढ़ी है। यूरोप में 20% बढ़ी है, और अफ्रीकी देशों में 50% तक कीमत बढ़ी है। इसके बावजूद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परिस्थिति में पूरी सतर्कता, सजगता और संवेदनशीलता के साथ चलते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी को घटाया है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को समाप्त किया है, और एक्सपोर्ट पर, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। यानी जिस चीज को महंगा करना था एक्सपोर्ट को, उसको महंगा किया है, और आम आदमी के ऊपर भार न पड़े उसके लिए पेट्रोल के ऊपर एक्साइज को कम किया है। और देखिए, रामनवमी का पर्व गुजरा है, और तुलसीदास जी कह गए हैं कि भगवान राम क्या प्रेरणा देते हैं कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। क्या बात है सर। यानी जिस चीज को महंगा करना था, तो मैं कहना चाहूंगा एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। और पीछे जाने की बात कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं 1991 में भी ऑयल क्राइसिस आई थी, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, और अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था। कितनी बड़ी क्राइसिस थी उस समय में। एलपीजी और पेट्रोलियम तो छोड़िए, आधी ट्रेनें बंद हो गई थी। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए उस समय की सरकार के खिलाफ। हमने आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास नहीं किया। अब रही बात इसकी, इनके मुंह से स्वयं निकला। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जाके चेक करिए, जब हमारी सरकार गई 2004 में, अटल जी की सरकार, तब पेट्रोल कितने का था? 30 या 32 रुपए का। जब हमारी सरकार आई मोदी जी की, 67 रुपए। कितना बढ़ा? 200%, तो 100% से ऊपर बढ़ा। आज कितना है? 94-95 रुपए, यानी 60%। इस बुरे दौर में स्थिति यह है। आज गैस का सिलेंडर कितना है? 914 या 15 रुपए का। जाके चेक करिए, जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का। और उस जमाने में उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे, और कितने के? 1,40,000 करोड़ के, और विद इंटरेस्ट। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात थी, 2020 से 26 के बीच में वो सारे पेमेंट करने थे, 3 लाख करोड़ से ऊपर के, और इन्होंने सारा पेमेंट आगे डाल दिया। इतना मैं इनको कहना चाहूंगा, इनको यह विश्वास पक्का था कि 2014 के बाद इनकी सरकार नहीं आने वाली थी, 19 के बाद भी नहीं आने वाली थी, और 24 के बाद भी नहीं आने वाली। इसीलिए 26 तक के ऑयल बॉन्ड इन्होंने पूरी तरीके से दे दिए थे। और मैं एक लाइन और कह दूं, देखिए, इन्होंने कहा, एक लाइन और कह दूं, देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्वी तरफ जितने देश हैं, उनकी स्थिति क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, स्थिति क्या है? 4 डे वीक हो गया है, 50% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और तमाम देशों में तो 2 व्हीलर को 2 लीटर और 4 व्हीलर को सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। यानी दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं, हमारे जहाज पे झटके लग रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, और उसके सुनामी दोषी नहीं है, उसके जहाज के कैप्टन दोषी है। मैं ये पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चराग हमने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह कि दरअसल आज की तारीख में ईरान चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू करे।
ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध फौरन बंद हो। क्यों? क्योंकि ईरान समझ गया है कि ट्रंप अगर इसी तरीके से युद्ध में फंसे रहेंगे तो उनकी राजनीतिक मृत्यु भी हो सकती है, उनका राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्यों यह बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर 4 में से सिर्फ एक आदमी युद्ध के पक्ष में, 26%, सिर्फ एक। उनकी अप्रूवल रेटिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोएस्ट है, 37%, वर्स देन बाइडन, जो बाइडन। दूसरी बात क्या है कि अगर आज आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों में ट्रंप को लेके एक संशय पैदा हो गया कि आपने हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की थी और आज हम पे जब हमला हो रहा था आप कहीं नहीं थे। नाटो कंट्रीज बुरी तरीके से इस वक्त ट्रंप को लेकर नाराज है कि तुम्हारी आपकी वजह से पूरा क्राइसिस हो रही है। तो जो ईरानियन पॉलिटिक्स है, ईरानियन रणनीति है, वो सर्वाइव एंड एग्जॉस्ट की है कि हम तो मर रहे हैं, हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ा दो कि अमेरिकन के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाए और एग्जॉस्ट होकर अंत में वो। संगीत रागी जी माइक उठाइए और आप बताइए कि क्या आप उनकी बात से सहमत है? क्या वाकई ईरान इस युद्ध को खींच रहा है? डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये वॉर ईरान लंबा खींच सकता है? मेरा उत्तर है नहीं। ईरान जिसे कह सकते हैं, क्या इस वॉर को सिर्फ नेतन्याहू और अमेरिका बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यूएई का आप स्टेटमेंट पढ़िए कल का। यूएई के स्टेटमेंट ने कहा है कि जब शुरुआत ही किए हो तो इसको पूरी तरीके से पीट हो जाए। कतर चाहता है, यही सऊदी अरब चाहता है, यही यूएई चाहता है। तो ये मत आप चाहिए कि सिर्फ नेतन्याहू बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ईरान का ही ये मैसेज था रिवोल्यूशनरी। पहले जब राजा पहलवी का शासन था, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इजराइल के, कोई ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। किसकी देन है? इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद ये सब आया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और उसका नारा क्या है? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। कौन कह रहा है कि हम एक ज्यूज नेशन का अस्तित्व ही नहीं रहने देंगे? यानी कि तुम एक धर्म का पालन विशेष करते हो, इसलिए तुमको इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ कौन लड़ने के लिए तैयार नहीं? यदि मेरे भारत के लिए कोई कहता तो भारत की पूरी आबादी खड़ी रहती अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इजराइल वही कर रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबी लड़ाई लेकर के ईरान जो है वो लड़ पाएगा आज के दिन में। मैं संगीत रागी को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जेरूसलम पोस्ट की खबर है, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज, उनके नेता उनका है लेफ्टिनेंट जनरल अयार जमीर। उनका स्टेटमेंट है द आईडीएफ कुड सून कोलैप्स इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। यानी आईडीएफ कोलैप्स कर सकता, वॉर चल रहा है और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कह रहा है कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है और हमारी आर्मी कोलैप्स कर सकती है। हालत है। ठीक है। और ईरान की कितनी लीडरशिप भी कोलैप्स कर चुकी है। नहीं, ईरान की कितनी क्षमता है भाई? 6 लाख। मैं आप लोगों में कुछ कही नहीं रहा हूं, मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति का आकलन कोई तथ्यात्मक नहीं हो सकता है। अरे भाई एक व्यक्ति का, ये जेरूसलम पोस्ट की खबर है। आप लोग वाली बात अलग है, कितने लोग मरे हैं उससे अब आप इसको भी कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इजराइल में कितने लोग मरे हैं? इजराइल में कितने लोग मरे हैं मुझे बताओ तो सुन लीजिए। अरे इजराइल में कितने लोग मरे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। भारत कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश हुए हैं ये बताओ। 2%। सुन लीजिए पहले, ये उसी तरीके की स्थिति है कि भारत युद्ध में हो और आर्मी चीफ कहे कि हमारी सेना कोलैप्स कर रही है। सीरियस बात है? नहीं सीरियस बात है? सीरियस बात है? नहीं सीरियस बात? इजराइल का, अरे भाई मैं तो फैक्ट दे रहा हूं, ये देखिए। चलिए अब वो फैक्ट दे रहा हूं, न्यूज दिखाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल बात, इजराइल में हर लड़के और लड़की के लिए आर्मी की ट्रेनिंग अनिवार्य है। 3 साल लड़कों के लिए, 2 साल लड़कों, 60-70 लाख की आबादी है। हर की अगर सारी आबादी को ट्रेनिंग है तो कहां तक कोलैप्स कर रही है? लॉजिकल सी बात है। मैं तो अरे अंजना जी हमको दिखा दिया, हमने दिखा दिया, लेकिन जो करती रहती है। अच्छा सुनिए, मैं न्यूज का मैनिपुलेशन क्या होता है वो भी एक बताना चाहता हूं। इजराइल का अखबार है। अरे सुनिए भाई, ये कोई तेहरान टाइम्स नहीं, इजराइल का अखबार है। और उनके कैबिनेट में ये बात बहुत से लोग होते हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं भाई। ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, तभी देश का ये हाल है। ऐसे ही लोग हैं, तभी देश का ये हाल है। सुनिए, न्यूज और लॉजिकल बात एक सुनिए। आप मेरे तथ्य को काट रहे थे, बताइए मुझे। तथ्य को नंबर ऑफ डेट्स बता रहे थे कि 1800 के आसपास। आपको लगता है गलत खबर है? अगर आपको लगता है गलत खबर है, इजराइल की आर्मी में कितने डेथ हुए हैं ये बताओ। क्या ये एक सेकंड, अभी तक ये अनुमान है कि लगभग 2000, मैं आ रही हूं, लगभग 2000 लोग, लगभग 2000 लोग 2000 लोग ईरान में मरे हैं। एक सेकंड, तुम भी लड़ने चले जाओ। अच्छा सेकंड, लगभग 2000 लोग ईरान में मरे हैं। लगभग, अरे आशुतोष जी, लगभग 2000 लोग ईरान में अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है मरे हैं। लगभग 1200 से 1500 लेबनान में, चूंकि इजराइल लगातार लोगों को मार रहा है, वहां पर मरे हैं। और 18 से 20 लोग बताया जा रहा है कि इजराइल में मरे हैं, जो ऑफिशियल जानकारी है मैं बता रही हूं। ऐसे में इस पर इन डेप्थ रिसर्च, आर्टिकल तो ठीक है, वो ओपिनियन पीस है, क्या एक बार मैं चेक करा लेती हूं। भारत में बहुत लोग लिखते थे भाई, सूरत वाला माइक उठाइए, लेकिन इसके साथ ही ईरान में एक बात कह देता हूं। देखिए आप लोग लॉजिकल समझिए, ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है? अमेरिका ने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे बाह मरोड़ी, तब अमेरिका ने सोचा कि चाइना की बाह कहां मरोड़नी है। 2 जगह से उसकी ऑयल सप्लाई आती थी, वेनेजुएला और ईरान।
दोनों जगह अटैक हुआ। मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, अगर चाइना इसका कोई आपके पास सबूत है कि एम्पिरिकल डेटा है क्या? 80% नहीं, है एम्पिरिकल डेटा। ऐसी चीजों का ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा नहीं होता है आपको। अरे भाई आप न्यूज़ लेके खड़े हो जाते हैं, हवा में बात कर रहे हैं। नहीं एम्पिरिकल ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा होता है क्या? इमोशनल हो जाते हैं भाई, कितने इमोशनल हो जाते हैं भाई, आप इमोशनल हो रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो। अरे भाई एक लॉजिकल बात, एक मिनट सर, पूरी बात ये एक दिन ये भी साबित कर देंगे कि सूरज पूरा सुनिए, नहीं उगता। अगर सबसे ज्यादा वहां से आ रहा था तो क्या वेनेजुएला और ईरान में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा? होना चाहिए ना, जबकि लड़ाई की आशंका तो इतने साल से मैं थी। फैक्ट की बात कर रहा हूं। टर्न पे बोलिए, मैं बिल्कुल लॉजिक की बात, आप कहे भी तो मैं फैक्ट ही बोल रहा बारी बारी हूं। से। अगर वो सिस्टम होगा तो अमेरिकन तो नहीं हो सकता था, तो 99.99% चाइनीज डिफेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ना वेनेजुएला में डिफेंस सिस्टम काम किया ना ईरान में, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिख रहा है कि तीनों जगह पे चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, मगर कोई मीडिया में न्यूज नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, और लॉजिक समझिए और न्यूज क्या है इसको भी आप समझिए। ऐसा कहा गया हो। ठीक है। सबने वीडियो देखा, देखिए ईरान में जो जज्बा है वो मानना पड़ेगा लड़ने का। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि मिसाइल्स के पास बैठ के ईरान के सैनिक नमाज भी पढ़ रहे हैं और रिलीजियस सेरेमनी भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं इससे हम लड़ेंगे, ठीक है। मगर जब रफाल के ऊपर रक्षा मंत्री जी ने स्वास्तिक बनाया था तो ये लोग चौंक 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 के बोले थे कि ये एक अंधविश्वास है, मगर किसी के मुंह से नहीं निकल रहा अंधविश्वास है। अब वहां करें जज्बा, देखा उसका जज्बा। और एक बात तो मानना पड़ूंगा, देखिए इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का, मतलब कुछ भी हो जाए वो लड़ते रहते हैं। इराक बर्बाद हो गया, लड़ते रहेंगे। सीरिया लड़ते रहेंगे, यमन लड़ते रहेंगे, लीबिया लड़ते रहेंगे, अफगानिस्तान लड़ते रहेंगे। भाई साहब ये तो मैं मानना पड़ेगा, धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, कुछ भी हो जाएगा लड़ते रहे। सिविलियन टारगेट्स पे हमले नहीं होने चाहिए, मगर आप प्रतिक्रिया का अंतर देखिए। अगर ईरान में स्कूल पे हमला हुआ, गलत था, दर्द होना चाहिए। भारत सरकार ने गाजा में हमला हुआ, दर्द होना भारत चाहिए। सरकार ने निंदा की क्या? आप टर्न में बोलिए भाई। नहीं, भारत सरकार ने निंदा की क्या? बात होने ठीक है, दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई आपने तो बहुत निंदा की ना, मगर मैं पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान में 400 विकलांग बच्चे मार दिए गए पाकिस्तान के द्वारा बॉम्बार्डिंग करके, तब कुछ नहीं निंदा बोला। की। ना बिल्कुल निंदा की उसकी। सीधा प्रस्ताव है, बिल्कुल निंदा की ना उसकी। सोनिया गांधी जी का बिल्कुल निंदा की उसकी। स्टेटमेंट है, ना अखबारों में लिखा हुआ आर्टिकल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स में देखिए। नहीं कोई जितने पर्स मुस्लिम लेकर के देश हैं, संसद एक गया। मिनट सर, जितने मुस्लिम देश हैं 57 में से एक भी मुस्लिम देश ने कोविड वैक्सीन के फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया, मगर सब एटम बम बनाने में लगे हुए। कोविड वैक्सीन सबको आ गया। एटम बम चाहिए, इराक को सब चाहिए, कोविड वैक्सीन सीरिया आ को गया। चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, ईरान को वैक्सीन आ चाहिए। आखिर ये जहनियत क्या है? और मैं बताना चाहता हूं, हमने जब होश संभाला, ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। 80 के दशक में हमने होश संभाला, 9 साल तक ईरान इराक लड़ते रहे। वो कौन था? वो अमेरिका लड़ा रहा था क्या? और 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, बगैर अमेरिका को बताए। 2007 में सीरिया का रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था। आज आप कल्पना करिए, इराक या सीरिया के पास एटम बम होता, ISIS के पास एटम बम होता, तो तेल के नहीं जान के लाले पड़े होते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। युद्ध की बात कौन कर रहे हैं? जिनका कोई इतिहास ही नहीं आजादी की लड़ाई में लड़ने का। ये यहाँ खड़े होकर शेर की तरीके से बोल रहे हैं। बात आम शेर की शो तरीके से बोल वाला रहे हैं। बेचने आ गए। हकीकत वंदे मातरम ये कह के, है। वंदे मातरम कह के कोई आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चला। बात एक ईरान आदमी और आजादी की लड़ाई में नहीं खेल युद्ध क्यों हो रही गया। है? एक आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चला। लड़ाई लेकर यहाँ आपको के बता, आ गए। अरे जब लड़ने की जैसे जरूरत थी तब सोनिया गांधी जी लड़ाई तब लड़ बिल में घुसे हुए थे। सोनिया तब बिल में घुसे हुए थे। भारत की आजादी के लिए। अभी आजादी अबे की क्या अंदर? लड़ाई दूसरे और एक बात एक मिनट, मैं ये जानना चाहता था कि चलिए जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना थी, पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया, लेकिन क्या उसके बदले में आप गजा के 72,246 लोगों का कत्ल करेंगे, मासूम बच्चों का कत्ल करेंगे, महिलाओं का कत्ल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड करेंगे उसको, निंदा नहीं करेंगे उसको, थोड़ा सा और चिल्लाओ भैया। निंदा नहीं करेंगे उसको। ये लोग 72,246 लोगों का कत्ल हुआ वहां पे, मासूम बच्चे थे, जिसमें 60,000 से ज्यादा मासूम बच्चों महिलाएं। वो टेररिस्टों के साथ आतंकवादियों को मारा होता समझ में आता। टेररिस्टों के ये आपकी साथ, ज़हनियत है। टेररिस्टों के बीच ये में आपकी थे। ज़हनियत है। टेररिस्टों के बीच में ये खड़े थे। अब बोलिए, बॉम्बिंग के अंदर टेररिस्टों के बीच में खड़े थे वो। जवाब सुनिए। एक बात तो आपके टेररिस्टों को कौन गजा में जिन मासूमों का कत्ल किया गया, ऑफिशियली इंडिया नहीं कहता, हमास को भी नहीं कहता। आशुतोष जी, कोर्ट ऑफ आशुतोष जस्टिस जी। ने नेतन्याहू को के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। ठीक है, War लेट हिम criminal। रिस्पॉन्ड नाउ। आज आप जाके उससे मिलते हैं। एक तो सुखदेव भगत जी की इस बात को मैं समर्थन करता हूं, जो अटल जी ने कहा था, बोलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता, चुप रहने के लिए विवेक, वाणी, और चुप रहने के लिए विवेक। और इसलिए, और उस विवेक की इनके नेता को बहुत आवश्यकता। और विवेक कहां से निकलता मैं बताता हूं। कहा जाता है बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग के बगैर विवेक। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, एक मिनट सर, अपने वर्तमान में एक मिनट, अभी फौजी ने इतना लंबा बोला, अरे भाई, आप देखिए, सुनिए, ये बोलने की बात करते हैं, गटर से गैस बनाने के लिए तो विवेक चाहिए ना। लगातार बोल रहे हैं, गटर से गैस बनाने के लिए तो विवेक चाहिए, नहीं चाहिए। सुनिए भाई, अब ये से सोना भी बना लेते हैं ना, आलू से सोना भी बनाने के लिए लेते हैं। सॉरी। एक मिनट मैं बताना चाहता हूं, इनकी पोल खोलता हूं। ये 2006 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में क्या लगातार क्यों बोल रहे हैं भाई? आशुतोष जी, गैस से गैस बनाया जा सकता है सर, सुनिए तो, कोई शॉर्टेज नहीं है। ये बताइए, सुनिए, एसएम कृष्णा भारत के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वीडियो अवेलेबल है, और हिलरी क्लिंटन अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर। एसएम कृष्णा यूं बैठे हैं और हिलरी क्लिंटन बोल रही है, नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट दे विल नॉट परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान
आइए 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में भारत ने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया और ईरान भौचक्का, क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। अब आइए साहब, नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जो फॉरेन मिनिस्टर थे इनके, उसमें लिखा अमेरिका के कहने पे मुझे हटाया गया विदेश मंत्रालय से, और ये सोनिया गांधी कहता है वेनेजुएला से तेल नहीं लेंगे, तेल नहीं लेंगे, ईरान से तेल नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, रूस से कहेंगे तेल नहीं लेंगे तो नहीं तेल लेंगे, कहेगा रूस से तेल लेंगे तो तेल ले लेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, ईरान से तेल लेंगे तो तेल ले लेंगे। आशुतोष जी, क्या ज्ञान दे रहे हैं? ना लैटिन अमेरिका से ले सकते हैं ना रूस से अरे थोड़ा कांग्रेस को भी लड़ने दीजिए, सारी लड़ाई आप ही कर लीजिएगा, कांग्रेस को भी बोलिए। आशुतोष को ज्वाइन कर लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।